नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला। अभी 9 सितंबर 2024 को जीएसटी की 54th काउंसिल की मीटिंग हुई है और उसमें कुछ रिकमेंडेशंस हुई हैं काउंसिल की तरफ से जो निकट भविष्य में जीएसटी पोर्टल के अंदर क्रियान्वित होंगी। तो उनमें से मुख्य क्या क्या रिकमेंडेशंस हुई हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हमारे व्यापारी भाइयों के पिछले जो केस चल रहे हैं 17, 18, 18, 19, 19, 20 उनमें भी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि ये प्रेस रिलीज़ है जो 9 सितंबर 2024 को जारी हुई 54th जीएसटी काउंसिल के द्वारा। तो आइए चलते हैं कि क्या मेजर चेंजेस हमारे काउंसिल ने डिसाइड करे। सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो नमकीन के ऊपर हुआ है। अभी तक नमकीन के ऊपर जो जीएसटी टैक्स था वो 18% था और उसको कम करके सरकार ने कितना कर दिया, 12% कर दिया। मतलब नमकीन खाने वालों की मौज हो गई। अब बीका जी भुजिया खाइए या आप हल्दीराम का कोई भी नमकीन खाइए, अब आपको उस पर जीएसटी 12% से पे करनी पड़ेगी। मेजर पहला चेंज ये है। दूसरा, कैंसर की कुछ दवाइयों पर गवर्नमेंट ने क्या करा, जीएसटी टैक्स 12 से 5% कर दिया। आप सभी समझते हैं कि कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका जो इलाज है वो बहुत महंगा है। तो सरकार को ऐसा लगा कि आम जीवन के ऊपर, जो जनजीवन है उसके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने इसके रेट ऑफ टैक्स को 12% से 5% कर दिया है। एक ये चेंजेस हुआ है। तीसरा जो चेंज है, मेटल स्क्रैप। अभी तक क्या था कि मेटल का जो स्क्रैप था वो आप रजिस्टर्ड से लो या अनरजिस्टर्ड से लो। रजिस्टर्ड से लेते थे तो हमको बिल मिलता ही था, और अगर हम अनरजिस्टर्ड से खरीदते थे तो उस पर रिवर्स चार्ज में मैंडेटरी नहीं था कि आप रिवर्स चार्ज में पहले टैक्स भरो और फिर उसका छूट लो। बट अब सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है। इसमें उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप कोई भी ये खरीदते हो क्या मेटल स्क्रैप, तो उस पर रिवर्स चार्ज में आपको क्या करना होगा, टैक्स जमा करना होगा। मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से या अनरजिस्टर्ड व्यापारी से स्क्रैप खरीदता है मेटल का, केवल इसमें वर्ड जो यूज़ करा है गवर्नमेंट ने वो करा है मेटल स्क्रैप। अभी तक और किसी स्क्रैप की बात नहीं हो रही है, मेटल स्क्रैप की बात हो रही है। तो मेटल स्क्रैप पे अगर आप कोई भी आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हो तो उस पर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी अब आ गई है। मतलब सेक्शन 9(4) के अंदर धीरे धीरे सरकार फिर से आइटम्स को नोटिफाई कर रही है। अभी मेटल स्क्रैप को करा है, आगे भविष्य में और भी आइटम्स इसमें नोटिफाई हो सकते हैं। इसके बाद कार और मोटरसाइकिल की सीट। अभी तक इन पर जो जीएसटी था कार की सीट पे वो 18% था। गवर्नमेंट को लगता है कि कार एक लग्जीरियस आइटम है और लेविश लाइफ के लिए ही कार जरूरी है, इसलिए उन्होंने अब जो कार की सीट थी उनके जीएसटी को भी 18% से बढ़ा के कहाँ कर दिया, 28% कर दिया। ये एक आम जनता के लिए हार्श है क्योंकि आज कार हर के जीवन में मैंडेटरी हो गई है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो बहुत रिच है वो ही कार अफोर्ड करेगा। आजकल मिडिल क्लास फैमिली में भी कार आदमी अफोर्ड करता है ताकि उसका जनजीवन आसान हो सके। तो ये एक थोड़ा सा हार्श कहना चाहिए कि सरकार का रुख रहा है। अब आगे देखते हैं लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। जैसा कि अभी बीच में बहुत हल्ला चल रहा था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जब तक सर्विस टैक्स था तो 15% था, जब से जीएसटी आया है तो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियां हो, उन पर जीएसटी 18% लगता है। तो बहुत सारे लोगों ने ये रिकमेंड करा कि साहब इसको कम करें जिससे जनजीवन के ऊपर थोड़ा सा जीएसटी या उसकी कॉस्ट कुछ कम हो पाएगी और आम जनता भी इसको आसानी से ले पाएगी।
तो इसके लिए सरकार ने इसे क्या करा है, इसको रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है गवर्नमेंट ने और उसमें इसको भेज दिया है और उनसे ये बोला है कि आपको अक्टूबर 2024 के अंत तक अपनी रिपोर्ट देनी है और उसके बाद इस पर निर्णय होगा कि क्या इस पर जीएसटी कम होगा या नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अभी तक क्या था कि अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे लेते थे, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस पर रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना होता था, रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी जमा करना होता था। अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को भी सरकार उस दायरे में ले आई है, मगर मतलब अब अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पर लेते हैं, मतलब अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से प्रॉपर्टी को किराए पे लेता है, कौन सी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, यानी कोई दुकान चलाने के लिए या अपना ऑफिस चलाने के लिए कोई प्रॉपर्टी लेता है, तो अब उस पर टैक्स किसको देना होगा, रजिस्टर्ड पर्सन को उस पर टैक्स देना होगा रिवर्स चार्ज के अंदर। तो धीरे धीरे रिवर्स चार्ज को गवर्नमेंट बढ़ा रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये मेन जो 53 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी हुआ था कि जो 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के जो केसेस थे उनके अंदर आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट से वेवर किया जाएगा। मतलब कौन से डिमांड थी, जो सेक्शन 73 के अंदर अगर आपके ऊपर लगी थी सीजीएसटी एक्ट में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से सेक्शन बना दिया था 128A, 128A। इसमें भी क्या कहते हैं, द जीएसटी काउंसिल रिकमेंड इंसर्शन ऑफ रूल 164 इन सीजीएसटी रूल 2017 along with certain forms providing for the procedure and conditions। मतलब इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जब आपके 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के जो केसेस हैं जिनमें डिमांड निकल आई, मतलब ऑर्डर हो गया डिमांड का और आपने वो अपील में लगा रखा है, और तो उसमें अगर आप 31 मार्च 2025 तक जो टैक्स है डिमांड में वो भर देते हो तो इंटरेस्ट और पेनल्टी की आपको छूट मिलेगी। अब वो छूट कैसे मिलेगी, इसका प्रोसीजर जो है आगे गवर्नमेंट बताएगी, उसके लिए रिकमेंडेशंस हो गई हैं और नोटिफाई हो गए हैं। अब आगे मैं सोचता हूं कि जल्दी ही महीने 2 महीने के अंदर इसके अंदर नोटिफिकेशन नवंबर तक आ जाएगा और उसके बाद ये जीएसटी पोर्टल पर क्रियान्वित हो जाएगा। तो ये एक व्यापारियों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि 17, 18, 18, 19, 19, 20 जीएसटी की स्टार्टिंग थी। बहुत सारे लोगों से गलतियां हुई, बहुत सारे लोगों को जीएसटी को समझने में कठिनाई हुई। उस समय कोरोना काल भी आया, तो सरकार को ऐसा लगता है कि उसकी इंटरेस्ट और पेनल्टी की छूट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अब रिकमेंडेशन कर दी है, इसके प्रोसीजर्स, रूल्स बनेंगे, उस रूल्स में डिफाइन होगा कि किस तरीके से आपको ये छूट मिलेगी। ये 1 नवंबर 24 तक नोटिफाइड होने की उम्मीद है। अब आगे चलते हैं। 16/4 में आपको पता था कि अगर आईटीसी, कोई आईटीसी जो आप कब तक ले सकते थे, 30 सितंबर तक आप आईटीसी कोई ले सकते थे। जैसे किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड से अगले 6 महीने तक आप उसका आईटीसी ले सकते थे, और अगर आपने उसके बाद कोई आईटीसी लिया है तो वो 16/4 में इनएलिजिबल आईटीसी माना जाता था। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला था कि जो भी इनएलिजिबल आईटीसी हैं उनके लिए एक अलग से सेक्शन बना दिया था 16(5). काउंसिल ऑल्सो रिकमेंड दैट अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। अगर किसी में मान लो आपने 16/4 में जो अभी बीच में गवर्नमेंट ने रिकमेंड करा था कि 2021 तक की डेट में भी अगर आपने ले लिया है आईटीसी तो उसकी आपको छूट मिलेगी। तो उसके लिए अगर ऑर्डर हो गया आपके ऊपर, जो है डिमांड निकल गई, तो उस डिमांड के ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा, इसके प्रोसीजर के लिए भी गवर्नमेंट ने समय पर इसके प्रोसीजर आएंगे कि किस तरीके से हमको ये जो रॉन्ग अवेलमेंट और इनपुट क्रेडिट है कॉन्ट्राविंशन करके 16/4 का, तो ये कैसे अब दोबारा से रीस्टोर हो पाएगा। ठीक है, जिन केसों में अपील भी नहीं लग पाई। काउंसिल ऑल्सो रिकमेंड इशुएंस ऑफ अ सर्कुलर टू क्लैरिफाई द प्रोसीजर एंड वेरियस इश्यूज related to implementation of the said provisions of section 16 subsection 5 and subsection 6। मतलब रिकमेंडेशन ये की है कि इस पर सर्कुलर लाए जाएं, जिससे कि जो 16/4 के अंदर ऑर्डर हो गए हैं और वो ऑर्डर गलत हो गए हैं,
उनको दोबारा से रेक्टिफाई करना है तो वो किस में होगा, 16/5 और 16/6 के अंदर जो प्रोसीजर बनने हैं वो उनके लिए रिकमेंडेशंस की गई हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा इशू B2C ई इनवॉइसिंग, ये एक हॉट इशू है जीएसटी के अंदर। B2C इनवॉइसिंग, अभी तक आप समझ रहे हैं जिन रजिस्टर्ड व्यापारियों की टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा थी तो उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया था गवर्नमेंट ने, बट अभी तक उनके लिए B2B को ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी था। मतलब अगर व्यापारी से कोई दूसरा व्यापारी माल खरीदता था तो उसको ई इनवॉइस जारी करना था, मगर अब इस चीज़ को गवर्नमेंट जो है B2C के लिए भी ला रही है। और ये B2C के लिए जब इनवॉइसिंग आ जाएगी तो ये एक अपॉर्चुनिटी है रिटेल कस्टमर को टू वेरीफाई द रिपोर्टिंग ऑफ द इनवॉइस इन द जीएसटी रिटर्न। द पायलट विल बी रोल्ड आउट ऑन वॉलंटरी बेसिस इन सेलेक्टेड सेक्टर एंड स्टेट। ऐसा हो सकता है कि इस पायलट प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है इम्प्लीमेंट करे। पहले हो सकता है कुछ सेक्टर्स में करे या फिर कुछ स्टेट्स में करे और फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में इसको एप्लीकेबल किया जाए। तो ये एक नया चेंज है जो आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि या तो इस अक्टूबर से हो जाएगा या फिर ये जनवरी से हो जाएगा, नहीं तो अगले फाइनेंशियल ईयर से तो डेफिनेटली ये B2C को ई इनवॉइसिंग के अंदर गवर्नमेंट ले आएगी और पोर्टल पे इसका ऑप्शन आने लगेगा। अब एक सबसे बड़ा जो चेंज गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल में ला रही है वो ला रही है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिकमेंडेशन आने से पहले 3 सितंबर 2024 को, मतलब काउंसिल की मीटिंग से पहले एक एडवाइजरी आई थी कि क्यों ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को लाया जाए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली है क्या? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, जैसे आपने B2B कोई माल बेचा, ऐसे समझ लेते हैं ए ने बी को कोई माल बेचा, तो जो ए है ये अपनी जब GSTR1 में इसकी रिपोर्टिंग कर देगा तो बी के यहाँ क्या होगा, बी के यहाँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये सारे बिल्स दिखने लगेंगे, इनवॉइसेस शो होने लगेंगे। और बी को एक ऑप्शन सरकार की तरफ से है कि वो या तो इस इनवॉइस को क्या करे, एक्सेप्ट करे या इसको रिजेक्ट करे या इसको नो रेस्पॉन्स करके छोड़ दे, या फिर एक ऑप्शन और दिया है कि पेंडिंग छोड़ दे। मतलब अब आपको क्या होगा, अपने जीएसटी पोर्टल पर जो GSTR1 के अंदर आपके सप्लायर्स ने इनवॉइसेस डाले हैं वो सारे इनवॉइसेस दिखने लगेंगे और उनको जब दिखने लगेंगे तो आपको एक एक इनवॉइस को चेक करके कौन सा आपको एक्सेप्ट करना है, कौन सा आपको रिजेक्ट करना है, किसको आपको पेंडिंग छोड़ना है, ये सारी जिम्मेदारी अब किसकी हो जाएगी, ये सारी जिम्मेदारी परचेजर की हो जाएगी जो ITC लेना चाहता है। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी 2B में चला जाएगा, अगर आप उसे रिजेक्ट कर दोगे तो वो 2B में नहीं जाएगा, अगर आप उस पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो आपकी डीम्ड कंसर्न मानते हुए ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ITC कहाँ चला जाएगा, आपके 2B में चला जाएगा। और एक ऑप्शन और दिया गवर्नमेंट ने पेंडिंग करने का। कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपने 31 अगस्त को सामने वाले सप्लायर ने बिल काट के आपका माल ट्रांसपोर्ट में भेज दिया। अब उसने तो 31 अगस्त को बिल काट दिया तो उसने अपनी GSTR1 अगस्त की जब भरी तो उसमें इस बिल को चढ़ा दिया, मगर ये माल आपको 3 सितंबर को प्राप्त हुआ। तो जब आपके स्टॉक में ये माल आया, आपने उस दिन अपने स्टॉक को बढ़ाया, तो आप क्या करोगे, जब आप अपने अगस्त महीने की जब आप अपनी GSTR3B भरोगे तो ये जो बिल वहाँ पर बोल रहा होगा तो आप क्या कर सकते हो, इस बिल को पेंडिंग में छोड़ सकते हो। मतलब कि इस बिल को जब सितंबर की हम अपनी रिटर्न भरेंगे तो उसके संग लेंगे। ये कुछ रिकमेंडेशंस जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी व्यापारी के व्यापार पर आने वाले फ्यूचर में, और GST पोर्टल को एक नया जो है रोल मिलेगा, एक नई GST पोर्टल पूरी तरीके से एडवांस हो जाएगा और हम सारे लोगों को ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम,
कैसे लागू होगा, 16/4 के जो ऑर्डर्स हो गए हैं उनका रेक्टिफिकेशन रिवीजन कैसे होगा, और जो सेक्शन 73 के अंदर 17, 18, 18, 19, 19, 20 में जो ऑर्डर में डिमांड आ गई हैं उनके पेनल्टी और इंटरेस्ट वेव कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जीएसटी पोर्टल पे सर्कुलर्स के रूप में, नोटिफिकेशन के रूप में आएंगी और हम सारे लोग फिर आपको इसी तरीके से अपडेट करेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, इसको और व्यापारी भाइयों या व्यापारी संगठन के संग शेयर करिएगा, और हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिल पाएँ। धन्यवाद।